Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I'm Mr. देवेश, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो बेसिकली हमने वैसे भी फिजिक्स के बहुत टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, आपने देखा भी होगा कि हमने इतने सारे टेस्ट कंडक्ट करे हैं आपके लिए। तो आज का भी जो टेस्ट है हम फिजिक्स का कंडक्ट करवाने जा रहे हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब जस्ट आने ही वाले। तो आज टेस्ट करवाने का भी ये मोटिव है कि आपको मालूम चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स टेस्ट पेपर, तो इसमें आपके बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो मैं बेसिकली आपका पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपके ऑप्शंस हैं, फिर आप ट्राई करना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उनके आंसर्स को। जैसे द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर इफ 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज पुट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछा गया आपका कि बेसिकली टेम्परेचर जो होगा मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा, अगर आपका 100 ग्राम आइस है जो कि कितना है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको मिलाया जाएगा आपका 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस का। तो बेसिकली इसमें आपका दिखाया गया है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है, लेटेंट हीट ऑफ आपका आइस जो है, उसमें बेसिकली आप बता सकते हो इनके, ये बेसिकली क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले के बिहाफ पर हो जाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या है, जो कि 80 कैलोरी पर ग्राम है, जो कि हमें गिवन है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका लेटेंट हीट ऑफ आइस लगेगा, आपका मास लगेगा वाटर का। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम। जैसे पहला बता रखा है आपको कि अगर मैं लिखूंगा मास ऑफ वाटर और मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस भी आपका 100 ग्राम है और मास ऑफ वाटर भी आपका 100 ग्राम है। तो अगर मैं लिखूं मैं मास ऑफ वाटर, गिवन जो है वो लिखना है आपको, मास ऑफ वाटर कितना है आपका 100 ग्राम। सेम अगर मैं आपको बताऊं मास ऑफ आइस, ये भी क्या है आपका, मास ऑफ आइस भी क्या है आपका 100 ग्राम ही है, दोनों सेम है आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो अगर मैं टेम्परेचर ऑफ आइस की बात करूं तो टेम्परेचर ऑफ आइस को मैं टी आइस लिख देता हूं। टी मतलब टेम्परेचर और आइस का मतलब आइस का टेम्परेचर कितना है आपका, कितने पे है वो आपका एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। वही ऑन द अदर हैंड अगर मैं वाटर की टेम्परेचर की बात करूं तो वो लिखा हुआ है आपका 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर मैं टेम्परेचर ऑफ वाटर डिनोट करूंगा तो मैं डिनोट करूंगा टी वाटर, जो कि क्या है आपका 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। और आपका गिवन एक और चीज है लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये तो आपका गिवन है ही क्वेश्चन में। तो पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है, उसके बिहाफ पे फिर हम फॉर्मूलाज पुट करेंगे और सीधा सीधा आपका पुट वाला आंसर, मतलब इसमें आपको फॉर्मूले पे पुट करना है और आंसर निकालना है बस। ठीक है, तो हमने आपका मास लिख लिया, टेम्परेचर लिख लिया। अगर जो इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में क्या लिखोगे, पहले हम क्या करेंगे कि देखो जब आपका आइस और वाटर मिक्स होगा तो आपका आइस जो है जब वाटर के साथ मिक्स होगा तो बेसिकली मेल्ट तो होगा ना। तो पहले आपको मालूम है जब आपका आइस मेल्ट होगा तो हीट निकलेगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो हीट भी तो चाहिए आपको, तो ये इंफॉर्मेशन आप लिख लो क्योंकि हम अभी आगे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन आप याद रखना, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी आपके आइस को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो है आइस का मास और लेटेंट हीट, मतलब लेटेंट हीट जो होगा आपके आइस का वो, इसको इसका अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे तो वो क्या निकल आएगा आपका हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस। आइस को मतलब पिघलाने के लिए आपको कितना ज्यादा चाहिए, इसको क्यों मेल्ट करके लिख दो, मेल्टिंग के लिए। मास ऑफ आइस क्या था आपका, याद करो आपका था 100 ग्राम। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या देखा आपको, ये देखिए आपको 80 कैलोरी, डॉट का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट से है या प्रोडक्ट लगा लो 80 कैलोरी। ठीक है, तो अगर मैं मेल्टिंग की हीट की बात करूंगा तो कितना दिया गया आपको 80 इंटू 1000, 8000 कैलोरी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपका आइस मेल्ट होगा तो कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको मेल्ट करने के लिए 8000 कैलोरी। ठीक है,
अच्छा, अब एक और है कि आपका जो वाटर है अगर आइस के साथ मिक्स करोगे तो आइस तो होता है ठंडा, वाटर थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, 80 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या आपके वाटर का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होगा क्या? ऑब्वियसली अगर मैं आइस में मिक्स करूंगा वाटर का तो वाटर का टेम्परेचर कूल डाउन होगा ही होगा। तो उसके लिए भी तो हीट रिलीज होगा ना। तो हीट क्या रिलीज होगा आपके वाटर से? हीट रिलीज्ड बाय वाटर टू कूल डाउन। कूल डाउन होने के लिए वाटर को जो बेसिकली हीट की रिक्वायरमेंट मतलब हीट जो रिलीज करेगा उसके लिए आप क्या लगाओगे? तो आप बेसिकली देख सकते हो कि ये है हीट, इधर लिख दो आप कूल, क्योंकि आपका वाटर क्या हो रहा है? कूल हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे कि आपका क्या होगा, मास ऑफ वाटर तो होगा ही होगा, क्योंकि मास ऑफ वाटर तो सबसे जरूरी है, मास ऑफ वाटर, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका कि जो भी आपका लेटेंट हीट ऑफ वाटर है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, और क्या होगा बेसिकली आपका टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, आप याद करो। टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर और आपका टेम्परेचर क्या था? यहाँ पर टेम्परेचर क्या था आपके आइस का? 0। इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिक्स हो रहे हैं ना, जिसका ज़्यादा होगा उसका हम डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ वाटर -0, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर क्या था आपका? 100 ग्राम। मास ऑफ वाटर था आपका 100 ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो होता है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है आपका, या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो भी क्या होता है आपका? 1 कैलोरी पर ग्राम। आप लेटेंट लिख लो, स्पेसिफिक लिखने की बात है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 लेटेंट हीट ऑफ वाटर का या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का। और आपका टेम्परेचर कितना था वाटर का? वो था आपका 80, ये था आपका 0। सेम अगर आप देखोगे 80 इंटू 100 आपका वो क्या बनेगा दोबारा से? 8000 कैलोरी। तो हीट जो रिलीज हुआ है, हीट जो रिलीज हुआ वो भी आपका 8000 कैलोरी ही है, ठीक है। और आपका मेल्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट हुआ है वो भी आपका 8000 कैलोरी ही है। तो अगर मैं टोटल टेम्परेचर की बात करूंगा, टोटल टेम्परेचर की बात करूंगा मिक्सचर का, तो इन दोनों के हीट रिक्वायर्ड या हीट जो रिलीज हुआ है इन दोनों का सम कर दूंगा ना, या डिफरेंस कर दूंगा मैं। तो टोटल हीट क्या आएगा आपका? टोटल हीट क्या आएगा? इसमें से मेल्टिंग वाले में से आप कूल वाले को माइनस कर दो, तो 8000 -8000, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0। तो टोटल हीट जो क्या हो गई आपकी, क्योंकि दोनों का सेम ही आया ना, दोनों क्या है आपका? सेम ही आया, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? 0, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कुछ रहेगा ही नहीं मिक्सचर का, तो होगा क्या आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा आपका। कैसे आया? हमने बस फॉर्मूला पुट करा, मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई, फॉर्मूला पुट करा, आंसर आ गया, इसमें कुछ उसका मुश्किल नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड मोर रैपिडली बाय स्टीम ऑफ बॉइलिंग वाटर इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर इटसेल्फ बिकॉज। देखो, ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, आपने ये सुना होगा कि वेपर जो होता है ना वो ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉइलिंग वाटर से। इसका रीज़न क्या है? देखो, जो आपका स्टीम होता है ना, है क्या है? स्टीम तो आपका वेपर है, वेपर का मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ वोलेटाइल सब्सटेंस है, क्या आपका गैस है, गैस है, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि देखो बॉइलिंग वाटर के पास ना उसको उसको मालूम है कि मेरा टेम्परेचर इतना वेरी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 80 डिग्री सेल्सियस करेगा, 85 करेगा, उसको अपना टेम्परेचर मालूम है, इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं स्टीम की बात करूँ, वेपर की बात करूँ, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इसमें ना एक आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप कह सकते हो, जब आपका वाटर जो होता है वेपर में कन्वर्ट होता है तो आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकलता है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो दो मतलब उतना ज़्यादा वेरी, आप जैसे वाटर का, बॉइलिंग वाटर का थोड़ा कम वेरी कर रहा था, लेकिन आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में देखोगे कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, क्योंकि एक अलग स्टेट से अलग स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। इसका मतलब क्योंकि आपका स्टीम एक वेपर है तो उसके पास क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है कंपैरिजन टू खाली बॉइलिंग वाटर। तो टेम्परेचर स्टीम इज हायर ऐसा कुछ नहीं होता, सेम टेम्परेचर पे, दोनों सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा नुकसान ये करेगा आपका स्टीम। क्यों? क्योंकि बहुत इसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। ये भी नहीं है कि रैपिड के पोर्ट में जल्दी इसलिए एंटर कर जाए,
स्टीम इज अ गैस एंड रैपिडली कवर्स द बॉडी, ऐसा भी कुछ नहीं होता कि गैस है तो पूरी बॉडी को जल्दी कवर कर लेगा। स्टीम के पास लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट कौन सा होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये याद रखना आप, ठीक है। पारसेक जो यूनिट होती है, आप लार्जर डिस्टेंस को नापने के लिए, लार्जर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है आपका पारसेक का, ठीक है। ये आपके बेसिकली डिस्टेंस की यूनिट है। डिस्टेंस एनर्जी है, टाइम है, प्रेशर है, डिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी पारसेक। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था बेसिकली। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग? रोटेशन मतलब अगर आपका अर्थ जो है रोटेट करना बंद कर दे, ठीक है, अगर आपका अर्थ जो है रोटेट करना बंद कर दे, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? जी पर क्या फर्क पड़ेगा? छोटे स्मॉल जी पर, ठीक है। पहला, इट विल रिड्यूस एट द पोल्स, पोल पे रिड्यूस हो जाएगा क्या? या दूसरा मैं आपको बताऊं, इट विल इंक्रीज एट द पोल्स, पोल पे इंक्रीज हो जाएगा क्या? वो भी देखेंगे हम। इट विल डिक्रीज एट इक्वेटर, इक्वेटर पे कम हो जाएगा। इट विल इंक्रीज एट इक्वेटर। अच्छा एक मेरी बात बताओ कि आप कह सकते हो कि दो फोर्स होते हैं, एक ग्रेविटी जो कि हमें अर्थ से बाइंड करके रखता है बिल्कुल, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल जो कि हमें दूर करके रखता है। तो आपका क्या लगाता, मतलब हमें ऊपर की तरफ करता है ताकि ग्रेविटी उतना तेज ना लगे हमें। अब वो पीछे की तरफ क्यों खींच रहा होता है? क्योंकि देखो जब आपका अर्थ रोटेट करता है ना तो एक आउटवर्ड फोर्स लगता है सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी अर्थ के ऊपर लाई कर रहे हैं सबके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड एक्सेलरेशन फील होता है। अब जैसे ही आपके अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो उसकी वजह से होगा क्या कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके अर्थ पे तो वो कहीं ना कहीं आउटवर्ड एक्सेलरेशन फील नहीं करेंगे, मतलब बाहर की तरफ जो फोर्स फील कर रहे थे पहले वो फील नहीं करेंगे। जिसकी वजह से होगा क्या कि मेन जो आपका इक्वेटर है ना, यहाँ पर जो ग्रेविटी है, क्योंकि मिडिल पार्ट है, यहाँ टेंजेंशियली आप देखते हो टेंजेंशियली ज्यादा बाहर की तरफ खींचेगा, क्योंकि इक्वेटर अगर मैं बात करूँ तो ये भी टेंजेंशियली ज्यादा दिखाएगा यहाँ पर। तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पहले फोर्स बाहर खींच रही थी वो फोर्स है ही नहीं, जो पहले एक्सलेशन बाहर खींच रही थी, जो पहले एक्सलेशन बाहर थी वो अब है ही नहीं। तो ज्यादा अब जी की वैल्यू क्या होगी? जी ज्यादा अंदर की तरफ खींचेगा ना, क्योंकि उसको काउंटर अटैक करने वाला तो एक्सलेशन है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ेगी? बेसिकली वो बढ़ेगी आपके इक्वेटर के पास, ठीक है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली बिल्कुल कम हो जाएगा जब अर्थ अपनी रोटेशन रोक लेगा। तो इसका सही आंसर क्या आपका? डी। ए लेंस 2D पावर है is kept contact of -1D पावर लेंस, द लेंस कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज विच among द फॉलोइंग? दो लेंस है, एक की पावर है 2D प्लस 2D, एक की पावर है -1D, ठीक है। अगर मुझे इस लेंस का नेचर देखने की कॉम्बिनेशन का, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, 2D प्लस 1D, ये आ गया आपका प्लस में 1D, प्लस में 1D। आपको मालूम है अगर किसी भी लेंस की पावर प्लस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो वो कौन सा लेंस होगा? आपका कन्वर्जेंट लेंस होगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो डाइवर्जेंट वाले तो ऑप्शन कट गए आपके, दो बचा आपके कन्वर्जेंट वाले। अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा? कन्वर्जेंट नेचर होगा, ठीक है। पावर क्या है आपका? फाइनल पावर क्या है? +1D, ठीक है, डायप्टर में होता है। अच्छा अगर मुझे क्या देखना है, सब देख रहे हो फोकल लेंथ भी, तो अगर मैं फोकल लेंथ की बताऊं तो फोकल लेंथ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में फोकल लेंथ, ठीक है। अब फोकल लेंथ ऊपर भेज दो, पावर को भेज दो नीचे, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1 में पावर। पावर की वैल्यू क्या है? हमें क्या गिवन है? फोकल लेंथ की जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है 1 में 1 डायोप्टर। इसका मतलब आपको मालूम है कि अगर 1 डायोप्टर है तो 1 से 1 आपका 1 ही आएगा। तो फोकल लेंथ जो आएगा वो आएगा आपका 1/1 क्या आएगा? 1 मीटर। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन के बाद लेंस बना वो बनेगा कन्वर्जेंट, और उसका फोकल लेंथ कितना होगा आपका? 1 मीटर। तो कन्वर्जेंट और 1 मीटर वाला कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो आपका सही ऑप्शन है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा आपका? पावर का और फोकस का, ठीक है, फोकल पॉइंट का, फोकल लेंथ का। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली घुमा सकता है, क्योंकि अगर आपको कॉन्वर्जेंट के बारे में, डाइवर्जेंट के बारे में प्लस आता है तो कॉन्वर्जेंट होता है ना, माइनस आता है तो डाइवर्जेंट होता है, ये सब चीज़ें आपको मालूम करनी पड़ेगी, तब आप इसमें क्लियर कर सकते हो। वन किलो कैलोरी
हीट विल बी इक्वल टू 1 किलो कैलोरी जो होती है हीट, वो किसके इक्वल होती है? तो आप देख सकते हो कि एक कैलोरी में ना, एक कैलोरी में 4.184 के आसपास जूल होता है। एक कैलोरी में 4.184 के आसपास क्या होता है? जूल होता है। अगर मैं 1 किलो कैलोरी की बात कर रहा हूँ, 1 किलो कैलोरी की बात कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1000 इंटू 4.184, अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा? 4184 जूल। ठीक है, 4184 जूल। तो किसके अप्रॉक्स आ रहा है? 4.2? नहीं, 4.2 इंटू 10, इसका मतलब क्या है? 4.2 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा आपका? 420? नहीं, ये भी नहीं होगा। 4.2 इंटू 1000, तो एक 420, एक जीरो और लग जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? 4200। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 4.2 इंटू 10⁴, 1 2 3 4, तो एक कट गया आपका, क्या बनेगा? 42,000। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सबसे अप्रॉक्स आंसर कौन सा आ रहा है हमारा? अगर इन सबसे मैं मैच करूँ ना, तो ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है। सबसे पास किसका आ रहा है? आपके सी वाले का। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है, ओमिक कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। ओमिक कंडक्टर बेसिकली वो कंडक्टर होता है जो कि आपके ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये होता है वोल्टेज अक्रॉस द आपका इंसुलेटर जो होता है, वो करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके इक्वल होता है। तो जो जो आपका ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, V इज इक्वल टू आई आर वाला, ठीक है, जो कंडक्टर आपका ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, वो क्या होगा? आपका ओमिक कंडक्टर होगा। ट्रांजिस्टर नहीं होता क्योंकि इसमें डोपिंग कर सकते हो। सेम आप इलेक्ट्रोलाइट में भी डोपिंग कर सकते हो, ये आपका नहीं है। थर्मल वॉल में भी नहीं होता। आपका जो कॉन्स्टेंटम होता है ना, ये बेसिकली आपका क्या होता है? एक आपका एक क्या होता है? एलॉय होता है। कौन सा एलॉय होता है आपका? कॉपर और निकल का एलॉय होता है। कॉपर निकल का एलॉय होता है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली बहुत वाइड रेंज में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज में बेसिकली ये अपना इतना रजिस्टेंस इतना ज़्यादा लूज नहीं करता। इसका रजिस्टेंस बहुत वाइड रेंज तक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा आपका? डी कॉन्स्टेंटम, जो कि आपका कॉपर और निकल का एलॉय होता है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको डिक्रीजिंग वेवलेंथ बताना है कि सबसे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मान लो, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उसके कम, उससे कम, फिर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? अगर मैं आपको बताऊं कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है आपका? 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर के आसपास। ठीक है, 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर के आसपास। अगर मैं इंफ्रारेड की बात करूं तो कहाँ पे आपका करता है? 700 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁻1 मीटर के आसपास। इंफ्रारेड की अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ मैं इनकी। ठीक है, अगर मैं विजिबल की बात करूं तो विजिबल का क्या होता है आपका? 400 नैनोमीटर के आसपास से 700 नैनोमीटर के आसपास होता है ये। ठीक है, अगर मैं एक्सरे की बात करूं तो एक्सरे का क्या होता है? 10⁻⁻13 मीटर से लेकर के -13 मीटर से लेकर के 10⁻⁻18 मीटर के आसपास होता है। तो अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या होगा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा होगा आपका रेडियो वेव, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजुअल, उससे कम आपका एक्सरे। तो 1 2 3 4 करके जाएगा। अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा होगी आपकी वेवलेंथ इसकी, फिर इससे थोड़ा कम होगा इसका, इससे थोड़ा कम होगा इसका, फिर सबसे कम होगा इसका। तो आपका जो ऑर्डर है बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है आपका। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4। तो आपको इसके लिए इनकी वेवलेंथ याद करनी पड़ेगी। अगर आपको वेवलेंथ याद होगा तो आप इजिली कर सकते हो। अगर कोई मूविंग चार्ज है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मान लो कोई चार्ज है, Q प्लस है, Q माइनस है, तो बेसिकली अगर ये मूव कर रहा है तो ये दोनों क्या, ये देखो, मूविंग चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा करेगा, मूविंग चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दोनों करता है। मूविंग चार्ज आपका दोनों से प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस कर सकता है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एम्पियर और इज द यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। एम्पियर और जो होता है वो किसका, मतलब इनमें से किस चीज़ का यूनिट है? पावर का है, इंटेंसिटी का है, एनर्जी का है। तो बेसिकली आपका जो एम्पियर और यूनिट है वो है आपके अमाउंट ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज।
बेसिकली एम्पियर यूनिट जो होता है वो क्वांटिटी कह लो या अमाउंट कह लो, की बात है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की यूनिट होती है आपकी एम्पियर और, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन डी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, कितना इलेक्ट्रिसिटी आपका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसी एलिमेंट का 1 ग्राम रिलीज करने के लिए। मान लो मेरे पास कॉपर है, उसका कुछ वेट है, उसका कुछ मास है, अगर मुझे 1 ग्राम कॉपर निकालना है, ठीक है, या कितना भी मुझे निकालना है, तो वैसे तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ कितने इलेक्ट्रिक मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा फैराडे, ठीक है। आपके एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के बिहाफ पे, उनके ऑनर में ये नाम रखा गया आपका फैराडे, ठीक है, जो कि आपके किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलॉम के इक्वल। एक फैराडे आपके किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलॉम के इक्वल। ये भी आप यूनिट याद रखना, ठीक है। देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, डिसोशिएट्स एट अ रेट ऑफ दैट आफ्टर 96 मिनट्स 1/8 पोर्शन ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इज लेफ्ट, व्हाट विल बी इट्स हाफ लाइफ पीरियड। बोलेगा कि एक आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि डिसोशिएट हो रहा है इस रेट पर कि 96 मिनट बाद 1/8 पोर्शन जो आपके ओरिजिनल का वो बचा हुआ है, बाकी इतना खत्म हो चुका है, बचा कितना, 1/8 पोर्शन, तो उसका हाफ लाइफ क्या है। देखो, हाफ लाइफ आपको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, क्या था आपका, जो एन टी टाइम टी और हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला था। तो अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आपके लिए बहुत ईजी है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फॉर्मूले में क्या था आपका, एन एट टाइम टी इज इक्वल टू, इनिशियल में कितना था, ठीक है, और आप कह सकते हो कि टी हाफ अपॉन में टी, ठीक है, एन टी एन नॉट, ठीक है, उसके बाद क्या था, टी हाफ अपॉन में टी, और ऊपर आप क्या लोगे कि आप कह सकते हो कि ये जो पावर थी ना, टी अपॉन में टी हाफ, ये जो पावर थी वो किसकी पावर होती है बेसिकली, ये पावर है किसकी, हाफ की। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करूं, मॉडिफाई करने के बाद जो आपके रेडियो एक्टिविटी आएगी, एन एट टाइम टी किसके इक्वल है, एन नॉट हाफ टी अपॉन में टी हाफ लाइफ वाला, ये इसका पावर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एन टी जो है हमें टाइम टी पर पता करना है कि कितना वो जो पार्टिकल है वो क्या हुआ आपका, डिसोशिएट हुआ, ठीक है। तो एट गिवन टाइम टी पर आपका कितना पोर्शन बचा हुआ है, 1/8 पोर्शन बचा है आपके ओरिजिनल स्टेट से, जितना ओरिजिनल था उसका, उससे कितना बचा आपका 1/8। तो आप देख सकते हो कि एन टी जो है वो क्या होगा, आपके इनिशियल का 1/8 बचा हुआ है, ठीक है, इनिशियल का जितना था वो क्या बचा आपका 1/8। तो एन टी की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एन टी की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ इनिशियल के टाइम का 1/8, ये हो गया 1/8 इनिशियल, स्टार्टिंग के टाइम का क्या है, एन नॉट, ओरिजिनल क्या था आपका एन नॉट, उसका 1/8, और टाइम की वैल्यू क्या थी आपकी, टाइम देखा था आपका 96 मिनट। आप क्या करो, इस जो भी आपको चीज़ गिवन है यहाँ पुट कर दो। तो मैं बात करूं एन टी की, तो एन टी में क्या है, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ये वाला 1/8 एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट हाफ टी, टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 96, और नीचे तो टी हाफ लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी की वैल्यू हमें निकालनी है, टी हाफ, ठीक है। देखो एन नॉट से एन नॉट कट गया, अब देखो ये 1/8 जो है 1/8, ये भी तो आपके 2 की पावर है ना, 2 की पावर 3, तो इस पूरे ब्रैकेट को मैं लिख सकता हूँ, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो इसको 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, और राइट साइड में क्या बचा मेरा 1/2, ऊपर क्या है इसकी पावर में 96 अपॉन में टी हाफ। अब देखो दोनों का बेस सेम है 1/2 1/2, तो इसको हम इनकी पावर भी कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपका बेस सेम है तो उनका हम पावर भी कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की पावर क्या है, दोनों की बेस क्या 1/2 1/2, तो हम इसकी पावर कंपेयर करेंगे, 3 इज इक्वल टू 96 अपॉन में टी हाफ,
टी हाफ इधर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, 96 अपॉन में 3, तो उसको आप कट करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा, तो हाफ लाइफ जो आया है उस आइसोटोप का वो क्या है आपका 32 मिनट, हाफ लाइफ क्या आया उसका 32 मिनट आया, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एट टाइम टी और हाफ लाइफ को हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसके ओरिजिनल स्टेट के हेल्प से, ओरिजिनल स्टेट की हेल्प से, ठीक है। तो एन एट टाइम टी इनिशियल वाला, और ये फॉर्मूला होता है इसका हाफ इंटू टी अपॉन में टी हाफ, मतलब टी हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। आपको कैसे रिलेशन करके इन दोनों का निकालना है, आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि टाइम टी पर 1/8 पोर्शन बचा उसका ओरिजिनल स्टेट का, तो एन एट टाइम टी वो क्या हो जाएगा आपकी इनिशियल का 1/8 टाइम 90 मिनट दे रखा, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस फॉर्मूले में पुट करा, आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। आपको फॉर्मूले में पुट करना चाहिए और आपका बस मैथ्स थोड़ा सा ठीक हो, बाकी आप आंसर अपने आप ले आओगे, बहुत ईजी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका 32 मिनट्स। A pendulum clock takes 5 seconds to ring 5 bells, then how much time it will take 9 ringing 9 bells? अच्छा देखो, अगर कोई भी पेंडुलम है वो 5 सेकंड में 5 बेल क्या कर रहा है, वो हिट कर रहा है, ठीक है, 5 बार बेल बजा रहा है, तो इसके बीच में इंटरवल कितना होगा, देखो पहले एक बजाएगा, पहले एक बजाया, फिर दूसरा एक इंटरवल, दूसरा तीसरा 2 इंटरवल, तीसरा चौथा 3 इंटरवल, चौथा पांचवा, 5 बेल के लिए, 5 बेल के लिए कितने इंटरवल हुए, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 5 बेल रिंग करने के लिए 5 सेकंड लगे, और लेकिन उसमें इंटरवल कितने लगे, 4 इंटरवल। एक इंटरवल कम ही लगता है, क्यों, क्योंकि हम पहले वाले में आपके 2 कनेक्ट हो जाते हैं, पहले वाले में आपके 2 कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ही इंटरवल लगता है, ठीक है। 5 बेल में 5 सेकंड में आपके कितने इंटरवल लग रहे हैं, 4। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 5 स्ट्राइक में 5 सेकंड लग रहा है, उसके इंटरवल कितने, 4, तो आपके ईच इंटरवल कितना होगा, अगर मैं ईच इंटरवल की बात करूं, हर एक इनके बीच में जो इंटरवल की बात करूंगा मैं, क्या होगा, वो हो जाएगा आपका इंटरवल कितना, अगर मैं ईच इंटरवल की बात करूं, ईच इंटरवल में क्या हो जाएगा आपका, ईच इंटरवल की बात अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा आपका 5, जितना सेकंड लग रहा था और कितने इंटरवल लग रहे थे, 4, 5/4 इंटरवल, ये एक, अब मैं एक इंटरवल की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं आपके एक इंटरवल की, ईच इंटरवल जो अभी मैंने इंटरवल बनाए थे ना, हर इंटरवल में कितना टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम डिले होगा ही होगा, इधर से उधर जाने में, मतलब इधर से उधर आपको पेंडुलम को जाने में थोड़ा टाइम डिले तो होगा ही होगा, उसी को इंटरवल बोला गया है। तो बेसिकली हर एक स्ट्राइक पर, हर एक इंटरवल पे कितना टाइम डिले होगा आपका 5/4, ठीक है, सेकंड के आसपास। अब हम बात करते हैं कि पूछा कितना हमें 9 बेल बोल रहा है हमें, 9 बेल का मतलब क्या है, 9 बेल का मतलब है कि 1 2 3 4 5 7 8 7, इसमें 8 स्ट्राइक्स होंगी। 9 बेल का मतलब है कि इसमें 8 इंटरवल्स होंगे, या स्ट्राइक आप कह सकते हो, यहाँ पे 8 इंटरवल होंगे। कैसे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये मैंने, एक मिनट, 1 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, कितने इंटरवल है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटरवल है। मतलब वही बोल रहा हूँ मैं कि 9 बेल 9 पर जब आपकी बेल रिंग होंगे तो 8 इंटरवल होंगे बस, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि कितना टाइम लगेगा, 9 बेल रिंग करने के लिए मेनली कितना टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इंटरवल जो है, इनके बीच में जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है, नंबर ऑफ इंटरवल कितने, 5/4 सेकंड, सभी में 5/4 5/4 5/4 सभी सेकंड में। तो अगर मैं टाइम टेकन की बात करूँ तो नंबर ऑफ इंटरवल और टाइम टेकन जो हुआ एक इंटरवल के लिए, टाइम टेकन जो हुआ एक इंटरवल के लिए, एक इंटरवल के तो इतना टाइम टेकन हुआ था। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टाइम, टोटल टाइम की बात करूँ, मैं टोटल टाइम की बात करूँ तो क्या आएगा इसमें, बेसिकली आपका इसमें आएगा आपका इंटरवल कितना है, ठीक है, इंटरवल कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इंटरवल
टोटल इंटरवल प्लस इनटू में ईच इंटरवल, हर में इंटरवल कितना टाइम लगा ईच इंटरवल, तो 9 रिंग के हिसाब से इंटरवल कितने होंगे आपके 8, और ईच इंटरवल कितने होंगे आपके 5/4, 4 1 4, 4 2 8, तो आपका आंसर जो आया 5 2 10, 10 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, 10 सेकेंड लगेंगे आपके 9 बार रिंग होने के लिए बेल को, क्योंकि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सभी इंटरवल्स का भी टाइम तो काउंट करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका ऐड होकर के आपका 10 सेकेंड हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमने इंटरवल को, ईच इंटरवल को हमने मल्टीप्लाई करा कि टोटल इंटरवल से, कि पूरे इंटरवल, हर एक इंटरवल में कितना टाइम लगा 5/4 सेकंड, और कितने इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 रिंग होने में आपको इतना पूरा टाइम लगेगा ना टोटल इंटरवल, और हर एक इंटरवल में कितना टाइम लगा वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी। द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू अ AC सर्किट इज 14.14 एम्पियर, व्हाट विल बी द RMS वैल्यू। देखो मैक्सिमम करंट जो है आई मैक्स दे रखा है आपको 14.14 एम्पियर। ठीक है, IRMS आपको मालूम करना है, IRMS आपको मालूम करना है। तो आप ये बताओ कि इनका जो होता है ना एक रिलेशन होता है, IRMS किसके इक्वल होता है, IRMS होता है आपके आई मैक्स अपॉन में √2, या इसको इधर कर दोगे तो आई मैक्स का IRMS से हो जाएगा। तो हमें IRMS निकालना है, तो IRMS निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू डालोगे, आई मैक्स की वैल्यू क्या थी आपकी 14.14, और अंडर √2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.414। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा सॉरी, तो आपका आंसर क्या आएगा, कट के क्या आ जाएगा आपका 10 ही तो आ जाएगा। तो RMS की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 10 एम्पियर। इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि बच्चे रिलेट ही नहीं कर पाते कि क्वेश्चन इतने इजी भी होते हैं, उनको लगता है कि भाई आपका दे दिया मैक्सिमम करंट वैल्यू दे दी और हमें RMS कैसे निकालना पड़ेगा। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, IRMS जो होता है वो किसके इक्वल होता है आई मैक्स अपॉन में √2 के, और √2 की वैल्यू तो आपको मालूम हो गई 1.414 के इक्वल होती है। दोनों को डिवाइड करो आंसर निकलेगा, बस बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन सी। The names of metals and in the brackets their functions are given below. Which among the following metal will be the most useful for use in photoelectric cell? देखो फोटोइलेक्ट्रिक सेल का क्या मतलब है कि लाइट से जो हम इलेक्ट्रॉन, जो लाइट से जो हम इलेक्ट्रॉन थे ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लाइट से जो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करे थे उसको हमने कहा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब हमें कोई ऐसे मेटल का सरफेस चाहिए जिसको अगर हम कम हीट में भी रखेंगे ना तो धीरे धीरे करके अपना मेटल जो है वो मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स लूज करने लग जाएगा वो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं ना तो बेरियम है ना जिंक है ना कैडमियम है, लेकिन सबसे कम वैल्यू अगर मैं बात करूं, सबसे कम वैल्यू किसकी है कैडमियम की है। लेकिन अगर मैं बात करूं सोडियम, सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। Na क्या होता है ये 2 8 एक Na+ होता है ना ये, तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सोडियम जो है एक ऐसा मेटल है जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर सकता है। इसीलिए फोटोइलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए सोडियम जो है आपका बेस्ट ऑप्शन है, इन चारों में से सोडियम आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ फोटोन E, इट्स मोमेंटम P एंड इट्स वेलोसिटी C। तो बेसिकली आपका फोटोन आपने सुना होगा, जो लाइट में आपके एनर्जी पैकेट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फोटोन। उसका बताना है आपको उसकी एनर्जी और मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो होता है। तो देखो ये तो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके एनर्जी अपॉन में जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट या जो भी लाइट में जा रहा है वो, तो स्पीड ऑफ लाइट ही बोलते हैं बेसिकली उसको। तो ये वाला जो ऑप्शन है P इज इक्वल टू मोमेंटम किसके इक्वल होता है एनर्जी अपॉन में लाइट के इक्वल, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। ठीक है, कितना एनर्जी कैरी कर रहा है आपका फोटोन वो, और उसको मैं अगर उसकी स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा उसका मोमेंटम कितना है वो फोटोन का। ठीक है, अच्छा आपने बेसिकली सुना भी होगा कि फोटोन जो है वो एक डिस्क्रीट अमाउंट में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपके
सनलाइट में या लाइट में जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उनको फोटोन बोलते हैं। इफ द एलिमेंट्स विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n4 did not exist in nature, what would have been the number of possible elements? बोला है कि अगर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में n की वैल्यू 4 से ज़्यादा अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? यार आपको शेल का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है 2n²। पहले शेल में n की वैल्यू होती है 1, तो पहले में अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो क्या वैल्यू आती है इसकी 2। सेम दूसरे में n की वैल्यू 2 थी तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तीसरा आपका तीसरे में n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 2 जा 18, ठीक है। फोर्थ में n का 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16, 16 2 जा 32, ठीक है भाई। हर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे 2, सबको ऐड कर दोगे आप 2 8 10 और इन दोनों को ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा आपका 32 और 18, ये हो जाएगा आपका 50, 50 प्लस 10 टोटल आ गया आपका 16। अगर आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑब्वियसली आपके 16 एलिमेंट्स भी तो होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे आपका हाइड्रोजन होता है, 2 एलिमेंट पे आपका हीलियम होता है, ऐसे करते करते अगर 60 इलेक्ट्रॉन्स है 60 आपके आएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो आपके 60 एलिमेंट्स भी तो होंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका 60, ठीक है। आइंस्टीन साइंटिफिक अचीवमेंट क्या थी उनकी, पढ़ देखिए करके, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे। देखो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो करा था लेकिन एक्सरे के बारे में उन्होंने नहीं करा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने यही दिखाया था कि कोई भी सनलाइट आता है और वो कैरी करता है आपका एनर्जी कितना एच म्यू, तो अगर उसको मेटेलिक सरफेस पे डालेंगे और उसका वर्क फंक्शन देखेंगे तो बेसिकली अपने आप ही उसका जो मेटल होगा सरफेस वो इलेक्ट्रॉन आपको लूज करने लग जाएगा। वो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं दूसरा ऑप्शन है, ये ऐसे नहीं है क्योंकि इसमें एक्सरे का नहीं करा था उन्होंने। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो करी थी उन्होंने लेकिन उन्होंने थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं करी थी। तो एक काम कर रहे हैं एक काम नहीं कर रहे, तो हमें दोनों के लिए चाहिए ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो उन्होंने बेसिकली क्या बताया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बताई थी उन्होंने आइंस्टीन ने, और उन्होंने क्या बताया था आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था। बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी के बेस पर उन्होंने आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था और उन्होंने आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बताई थी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने करा था। लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ना तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर पढ़ा था उतना ज़्यादा या डिस्कवरी करी थी कुछ, ना उन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में कुछ करा था। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करा था और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करा था उनका। तो सही ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन सी, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक मोटर का वो क्या है 4 ओम, ठीक है। अ पोटेंशियल ऑफ वोल्ट 200 वोल्ट अप्लाइड ऑन इट। तो V की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, पूरी V की वैल्यू क्या है आपकी 200 वोल्ट, ठीक है। इफ करंट ऑफ 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है, आर्मेचर कॉइल मूव रोटेटिंग एट मैक्सिमम स्पीड, देन व्हाट विल बी द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर। अच्छा अगर मैं आपको बताऊं इसमें आपको चीज़ें दे रखी हैं, रेजिस्टेंस दे रखा है मोटर का, पोटेंशियल दे रखा है कितना उसका मैक्सिमम हो सकता है, कितना करंट अप्लाई किया, तो बोल रहा है कि बैक ईएमएफ क्या होता है। बैक ईएमएफ को हम ड्रॉपिंग वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ड्रॉपिंग वोल्टेज क्या होता है कि एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपके वोल्टेज को ना आप कह सकते हो कि पीछे की तरफ धकेल रहा होता है या फिर उसके ऊपर अगेंस्ट काम करता है। जैसे आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसको कम, ड्रॉपिंग ईएमएफ जो होगा, ड्रॉपिंग वोल्टेज होगा उसको कम करना चाहेगा, ठीक है, उसको रजिस्ट करना चाहेगा, मतलब एक दूसरे को रजिस्ट करते हैं ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस पर लगेगा तो आपका ओम्स लॉ ही, लेकिन ओम्स लॉ कैसे लगाओगे आप, V जो होगा ना, V यहाँ पे ड्रॉपिंग का लेंगे हम, V ड्रॉप मतलब पोटेंशियल आपका ड्रॉप कर रहा है, क्या होगा V इक्वल टू आई आर। तो V ड्रॉप I क्या आपका 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस क्या आपका 4, तो आपका
वी ड्रॉप क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, वी ड्रॉप क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा हमारे सर्किट में टोटल पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, मैक्सिमम पोटेंशियल है आपका 200 वोल्ट। तो अगर मैं टोटल, अगर मैं आपको बताऊं देन व्हाट विल बी द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर, अगर मैं बैक ईएमएफ की बात करूं तो क्या आएगा आपका, बैक ईएमएफ की बात करूं तो क्या आएगा आपका V माइनस वी ड्रॉप। तो V क्या था हमारा, V था हमारा 200 और V ड्रॉप क्या था हमारा, V ड्रॉप था हमारा 4, तो 200 में से 4 गया तो आपका क्या बचा 196 वोल्ट। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बेसिकली आपके जितना आपके सर्किट में जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी आपका वोल्टेज प्रेजेंट है, उसको अगर हम ड्रॉपिंग ईएमएफ ड्रॉपिंग वोल्टेज से माइनस कर देंगे, ठीक है, या उसको माइनस कर देंगे ड्रॉपिंग वोल्टेज को आपके टोटल पोटेंशियल से, तो आपका आंसर आ जाएगा बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ वही ईएमएफ होता है जो कि आपके वोल्टेज को रजिस्ट कर रहा होता है, उसको कैंसिल कर रहा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका 196 वोल्ट। How much kilovolt potential should be applied on X-ray tube? So the minimum wavelength of emitted X-ray is angstrom units. तो बोला गया है कि कितना हम किलो वोल्ट अप्लाई करें आपके एक्सरे ट्यूब पर कि आपका मिनिमम वेवलेंथ जो है एक्सरे जो एमिटेड एक्सरे का जो एक्सरे है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में आ जाए। तो इसका बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू में आप बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तब जाके कंक्लूजन निकला था कि हमें कम से कम 12.4 किलो वॉट पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी एक्सरे ट्यूब पर, ताकि जो एमिटेड एक्सरे था ना उसका यूनिट जो किस में कन्वर्ट हो जाए आपके एंगस्ट्रॉम यूनिट में। तो कितना था उसका एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू, वो था आपका 12.14 किलो वॉट। तो आपका सही ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हुक्स लॉज रिलेटेड विद अमंग द फॉलोइंग। हुक्स लॉ में बताया गया था कि अगर कोई भी चीज़ आपकी इलास्टिक होती है या रिलैक्स होती है या कंप्रेस होती है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना वो डिस्प्लेस हुआ है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो उन्होंने बात करी थी इलास्टिसिटी के ऊपर। तो हुक्स लॉ में इतना ही बोला गया था कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपका कॉम्प्रेस या रिलैक्स हो पाता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना उसका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उन्होंने बात करी थी आपके इलास्टिसिटी के ऊपर, हुक्स लॉ में इलास्टिसिटी की बात करी गई है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा आपका बी। An element is formed which such atoms which have same number of protons। देखो न्यूट्रॉन्स, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ, एटॉमिक वेट की बात करूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात करूँ या प्रोटॉन्स की बात करूँ, तो आपको मालूम है एक एटम में जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका क्या होता है एलिमेंट, आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर कह सकते हो आप, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। तो बेसिकली एलिमेंट इज फॉर्म्ड विद विच सच एटम्स विच हैव सेम, वो होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ठीक है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने इक्वल होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे हीलियम में, हाइड्रोजन में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन भी होंगे, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होगा वही आपके क्या बनाएंगे, नए एलिमेंट्स फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। न्यूटन सेकंड, न्यूटन होता है आपका फोर्स और सेकंड होता है आपका टाइम, फोर्स इनटू टाइम। आपको फोर्स इनटू टाइम याद आ रहा है कुछ कि फोर्स को हम टाइम से कब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने एक वर्ड सुना होगा इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स एक ऐसा फोर्स होता है जो ऐसा फोर्स होता है जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। जैसे हम कैच करते हैं या हम कोई चीज़ रोक रहे हैं अचानक से, तो इम्पल्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्पैक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं इम्पल्स। तो ये होता है आपके इम्पल्स का। और आपने ये भी सुना होगा कि इम्पल्स और मोमेंटम का दोनों का यूनिट सेम होता है। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट क्या होता है आपका सेम। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं एनर्जी नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, पावर नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा आपका मोमेंटम। तो सही ऑप्शन क्या है आपका मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम मतलब वो न्यूटन सेकंड आपकी इम्पल्स के, तो इम्पल्स के इक्वल किसका यूनिट होता है आपका मोमेंटम। तो आपका मोमेंटम आप कर सकते हो उसमें आंसर।
क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन्स विच अमंग द फॉलोइंग। क्वांटम थ्योरी में आपके पार्टिकल नेचर की भी बात करी गई थी और वेव नेचर की भी बात करी गई थी। तो सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पार्टिकल और वेव डुअल नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था उसके बारे में बताया गया है। तो इंटरफेरेंस में डुअल नेचर नहीं बताया गया है, पोलराइजेशन में भी नहीं बताया गया, डिफ्रैक्शन में भी नहीं बताया गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें बताया गया है कि भाई एक मेटालिक सरफेस है, उस पर आपका एक लाइट लाई कर रहा है। लाइट में एनर्जी कितनी है, एच म्यू आपकी इसमें एनर्जी है, एच म्यू नॉट इसमें एनर्जी है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। एक ट्यूब में हो रहा है ये सारा चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ एक ट्यूब में हो रहा है। यहाँ पे मैंने फ्लोरोसेंट की स्ट्रिंग लगा रखी है, तो यहाँ से आपका सर्किट बन रहा है। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो इसमें क्या बताया गया कि जो एनर्जी कैरी कर रहा है वो कौन कैरी कर रहा है, आपका फोटोन कैरी कर रहा है, ठीक है, फोटोन्स आपके एनर्जी कैरी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि फोटोन्स अगर है एनर्जी कैरी कर रहा है और आपके मेटालिक सरफेस को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब कहने का मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है आपके लाइट का। लाइट क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक टाइप से, ठीक है। तो इसमें किसकी बात करी गई है, इसमें आपके पार्टिकल नेचर की भी बात करी गई है और इसमें आपके वेव नेचर की भी बात करी गई है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आपके हैवी वाटर का वो कितना होता है, इसकी राइट वैल्यू है 20, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी था ये वाला। Two point charges are placed at a distance of d apart. If a copper wire is placed between them, the charge is the effective force will be। मान लो 2 पॉइंट चार्ज हैं, उसके बीच में मैंने कॉपर प्लेट डाल दिया, ठीक है। इफेक्टिव फोर्स कितना रहेगा, देखो इफेक्टिव फोर्स क्यों रहेगा, क्योंकि है क्या ये आपका कॉपर, कॉपर एक कंडक्टर है, कॉपर क्या आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर मैंने इनके बीच में कॉपर वायर डाल दिया है तो उससे होगा क्या बेसिकली आपका कि चार्ज फ्लो तो करेगा लेकिन चार्ज इसका खाली मेटालिक सरफेस पे रह जाएगा, इसके अंदर से तो जाएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ से चार्ज आ रहा है लेकिन इस तरफ जा नहीं पा रहा। तो अगर यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन इस वाले चार्ज पे जा ही नहीं पाता तो यहाँ पे फोर्स लग ही नहीं पाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका कॉपर का जो रॉड है ना, कॉपर का जो सरफेस है, उसने क्या काम करा कि जो भी आपका चार्ज था, पॉइंट चार्ज था, उसका इफेक्ट दूसरे चार्ज तक जाने ही नहीं दिया, तो फोर्स लग ही कहाँ पाएगा। इस कंडीशन में फोर्स रहेगा क्या, इसका इफेक्टिव फोर्स क्या रहेगा आपका 0। इफेक्टिव फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे आपका 0। A certain electric motor wire that carries current of 4 ampere is perpendicular to magnetic field of 0.8 Tesla. What is the force on each centimeter of the wire? each सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर का क्या है मतलब इसको 0.01 मीटर बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मूला हम तभी पुट करेंगे जब हमें सब ऐसा यूनिट में दे रखा होगा, ठीक है। तो हमें फोर्स लगाना है, तो हर इसमें क्या बोला गया है कि एक आपका इलेक्ट्रिक मोटर वायर है जो कैरी कर करंट आपका 4 एम्पियर का और वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है आपका 90, एक आपके मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं 0.8 टेस्ला। हमें पता करना है कि हर एक सेंटीमीटर पे, हर एक वायर के सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लगेगा। तो इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, कितना करंट जा रहा है, कितना करंट है वो, ठीक है, लेंथ कितनी है वो, कितना आपका लगा है ये, तो फोर्स का क्या होगा आई एल, मतलब आई का मतलब करंट कितना है, एल का मतलब लेंथ कितना, लेंथ हमने निकाला था, ये रहा लेंथ आपका 0.01 मीटर। बी कितना मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है आपकी 4, एल की वैल्यू क्या है आपकी 0.01 और बी की वैल्यू क्या है आपकी 0.8 और साइन 90, साइन थीटा क्या आ जाएगा साइन 90, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो कि आई एल बी साइन थीटा, तो एल का मतलब क्या है वो इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली लेंथ कितना है, और लेंथ की बात मैंने करी भी है, तो लेंथ में आपका बताया गया है
कि लेंथ लिया गया ईच सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर का वही मतलब है कि आपका सेंटीमीटर को अगर आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो आंसर आना चाहिए यहाँ पर वो आपका 4 इंटू 0.1, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.004, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो, फिर साइन 90 की वैल्यू डाल दो। तो इसको डालने के बाद जो आपकी वैल्यू आई 4 एम्पियर वाली, ठीक है, तो इसमें 4 एम्पियर की वैल्यू आप क्या डालोगे बेसिकली, 4 8 जा 0.032 इंटू 1, 0.032 इंटू 1, तो आप देख सकते हो 0.03 इंटू 1, तो आपका आया कितना 0.0321 न्यूटन। तो 0.03, तो इसमें से कौन सा आ रहा है 0.03, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है आपका। तो ये आंसर क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन बी 0.03 न्यूटन। आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, एक आपका वायर था, ठीक है, उस वायर पे आपका बेसिकली कितना वो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना, और जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर वायर है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर, बस आपको थीटा देखना पड़ेगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ कितनी और करंट कितना फ्लो कर रहा है, बस उसके बाद आपका खारा पूरा फॉर्मूला है, बस सारा फॉर्मूला आप डालो, पुट करो, आपका आंसर सीधा का सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ईजी था। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो फेज होते हैं ना वैसे जाता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अगर मैं बताऊं इसका रिजल्टेंट होता है ये प्लस ये माइनस न्यूट्रल, ये प्लस ये माइनस न्यूट्रल, तो इसका रिजल्टेंट जो होता है ना वो जीरो ही होता है। एवरेज वैल्यू जो होती है आपकी एसी करंट की, ठीक है, एवरेज वैल्यू जो होती है आपकी एसी करंट की वो क्या होता है, जीरो ही होता है। आप देख सकते हो कि पीक एक ऊपर जा रही है, पीक एक नीचे जा रही है, एक पीक ऊपर जा रही है, एक पीक नीचे जा रही है। तो इस कंडीशन में तो इन सबका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या आएगा, इसका जीरो ही तो आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एसी इज वर्चुअल, नहीं एसी वर्चुअल नहीं है भाई, एसी कैन नॉट पास थ्रू डीसी एमीटर, भाई वो तो मालूम है नहीं पास होता, लेकिन सीधा सीधा रीजन तो पता चलेगी ना। एसी चेंजेस द डायरेक्शन, हाँ एसी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन इसका वो मेन रीजन नहीं है, ये आपका कर नहीं सकता। वो मेन जो सबसे एक्यूरेट आंसर वो आपका डी ऑप्शन है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल इज जीरो, कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होता है क्या होता है, एसी करंट का जीरो होता है। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। भाई ये एक स्पेशल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है ये। एक तो बोला इन्होंने प्योर सेमीकंडक्टर और ऊपर से टेम्परेचर भी दे दिया हमें एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी आपका प्योर सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करेगा बिल्कुल आपके इंसुलेटर की तरह, टोटली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो उसकी रजिस्टिविटी देखो, इंसुलेटर की रजिस्टिविटी कितनी होती है, इंसुलेटर की रजिस्टिविटी होती है बहुत ही ज्यादा, अप्रॉक्स टू इंफिनिटी, नेक्स्ट टू इंफिनिटी होती है। ठीक है, जीरो नहीं, इंफिनिटी तो होगा ही। सेम एज दैट कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, जितना कंडक्टर है रूम टेम्परेचर उतना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बात करें एब्सोल्यूट जीरो की तो हम सेम टेम्परेचर को कैसे ले सकते हैं, सेम एज दैट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाले ऑप्शन तो ऐसे होंगे ही नहीं। देखो कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर है एब्सोल्यूट जीरो पर वो बिहेव करेगा बिल्कुल आपके इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर में इंफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम लेते हैं नेक्स्ट टू इंफिनिटी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, which of the following lights deviates the most when it passes through prism। देखो अगर मैं बात करूं विब ग्योर की, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्योंकि आपके वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे कम, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या करता है, डिविएट करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आप कह सकते हो कि वायलेट का स्पीड जो होता है वो, देखो एक तो वायलेट लाइट का स्पीड मैटर करता है और एक वायलेट लाइट का वेवलेंथ मैटर करता है। क्योंकि वायलेट लाइट का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा, सबसे कम ही होता है वायलेट लाइट का, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है प्रिज्म से जाने के बाद, आपका वायलेट लाइट ही करता है।
तो आपका सही ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन बी। ये तो क्वेश्चन अच्छा था, इजी था। तो बेसिकली ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं, तो आपने तैयारी भी अपनी अच्छी कर रखी होगी। तो आपको इस टेस्ट से मालूम चल गया होगा कि आप बेसिकली आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको कितनी ज़रूरत है, किस टॉपिक पे काम करने की ज़रूरत है। तो आगे भी हम मिलते रहेंगे अपने फिजिक्स टेस्ट को लेकर के। तो मिलते हैं हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।